हाय फ्रेंड्स, ऑलरेडी आपको मैंने मॉडरेट फीस एंड स्वदेशी मूवमेंट प्लस आजाद सूरज प्ले टर्म्स के बाद टिल होम रूल लीग मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। तो सोचा क्यों ना सिर्फ कराने के बाद पीआईक्यू कर लिया जाए, तो भी यूपीएससी प्रीलिम्स के, और साथ साथ यूपीएससी प्रीलिम पास में भी आ रहा है तो जो देखेंगे उनके लिए रिविजन भी हो जाएगा। तो चलिए, कंसिडर द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स: बरिंदर कुमार घोष, जोगेश चंद चटर्जी, राज बिहारी बोस। Who of the above were actively associated with the गदर पार्टी? अगर आपको थोड़ी सी भी अकल होगी, अकल मतलब थोड़ा सा भी अगर आपको इन्फॉर्मेशन होगा, सॉरी, अगर थोड़ा सा भी आपको इन्फॉर्मेशन होगा तो आप इतना बता सकते हैं कि बरिंदर कुमार घोष एंड जोगेश चंद चटर्जी, ये दोनों के दोनों यहाँ पे अनुशीलन समिति के साथ एक्टिव थे। ठीक है, तो ऑप्शन से बहुत क्लियर हो जाता है कि बरिंदर कुमार घोष वॉज एक्टिव विद अनुशीलन समिति जो 1902 में यहाँ पे सेटअप की गई थी। ठीक है, पी मित्तर भी थे उसके अंदर। ओके, यहाँ पे अरविंदो घोष थे। बरिंदर कुमार घोष वॉज ब्रदर ऑफ द अरविंदो घोष, आपको बता दूं मैं यहाँ पे। ठीक है, और जोगेंद्र चंद क्या बोलते हैं, नहीं इनका नहीं, यहाँ पे एक और दूसरा नाम है बग्गा जतिन, सॉरी, मैं जोगेश चंद चटर्जी और हमेशा जतिन मुखर्जी के साथ कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो जोगेश चंद चटर्जी जो है यहाँ पर अनुशीलन समिति के साथ एक्टिव थे। राज बिहारी बोस, सचिन सान्याल, ठीक है, ये लोग यहाँ पे एक्टिव थे गदर मूवमेंट के साथ। और आपको बता दूं, आफ्टर द कोमागाता मारो इंसिडेंट, कुछ गदर पार्टी के जो लीडर्स लाइक करतार सिंह सराबा, सोंग सिंह बखाना, वो लोग इंडिया आते हैं और राज बिहारी बोस, सचिन सान्याल, बग्गा जतिन, दैट इज जतिन मुखर्जी, उनके साथ प्लान आउट करते हैं। और इवन बर्लिन कमेटी भी इसमें इन्वॉल्व होती है। बर्लिन कमेटी जो कि यहाँ पे इन्होंने सेटअप की वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने, और पर्पस ये था कि आर्म्स एमिनेशन इंडिया लाया जाएगा और इंडिया के अंदर आर्म्ड रिवॉल्ट किया जाएगा। और उसी टाइम पे जब ब्रिटिश फोर्सेस वर्ल्ड वॉर 1 में इंगेज है 1915 के टाइम पे। लेकिन अगेन जो प्लॉटिंग था उनका फेल हो जाता है, कोई वहाँ पे विट्रे कर जाता है, और उसकी वजह से जब बालासोर में बग्गा जतिन, जिनको हम बोलते जतिन मुखर्जी, जब लेने के लिए जाते हैं आर्म्स एमिनेशन को रिसीव करने के लिए जाते हैं बालासोर कोस्ट पे, तो ऑलरेडी वहाँ पे ब्रिटिश पुलिस वहाँ पे अवेलेबल होती है। और हमें देखने को मिलता है कि पुलिस फायरिंग होती है, और इन दैट मतलब ही सकम टू द इंजरीज एंड ही मार्टर्ड फॉर द नेशन। ओके, तो ये बात है, भूलिएगा मत। तो यहाँ पे राज बिहारी बोस वॉज एक्टिव विथ गदर पार्टी एंड अदर टू वॉज एक्टिव विथ अनुशीलन समिति। बहुत ही सिंपल था, अगर आपको थोड़ा सा आइडिया यहाँ पे है तो। ठीक है, अब यहाँ पे आपके दिमाग में आना चाहिए गदर पार्टी के फाउंडिंग मेंबर में से कौन कौन थे। तो देखिए, कुछ नाम लिख लीजिए यहाँ पे: बाबा गुरमुख सिंह जी, करतार सिंह सराबा, सोहन सिंह बखाना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद, मोहम्मद बरकतुल्ला। देखो, भले आपके सारे नाम आपको याद ना हो, लेकिन बाबा गुरमुख सिंह हो गए। करतार सिंह सराबा तो बिल्कुल मत भूलिएगा, करतार सिंह सराबा, सोहन सिंह बखाना, रहमत अली शाह, भाई परमानंद, इनके नाम बिल्कुल मत भूलिए भाई। और 2-3 बार लिख लोगे तो याद हो जाएगा, आपको सही बताऊं तो मैं। ठीक है, ओके। और बाकी जो आपके अदर लीडर्स जैसे राज बिहारी बोस हो गए, राजा महेंद्र प्रताप जिन्होंने एक एग्जाइल गवर्नमेंट सेटअप कर रखी थी। ओके, लाला हरदयाल भी यहाँ पे गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड थे, आपको बता दूं मैं। ओके, तो ये सब और भी बहुत सारे, मैडम भीखाजी कामा भी थोड़े टाइम के लिए गदर पार्टी के साथ एसोसिएटेड रही थी। ओके, बट ठीक है, राज बिहारी बोस यहाँ पे इज द करेक्ट आंसर। वैसे देखो, इसको एलिमिनेशन से ही किया जा सकता था, आपको एग्जैक्टली नहीं पता रहेगा, बात में मान के चलिए, आप थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी रहेगा तो आप कर सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन जरूरी नहीं कि आपको हर एक क्वेश्चन का एग्जैक्ट वर्ड बाय वर्ड याद हो। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा आइडिया रहेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत क्लियर कट यहाँ पे ओनली 3 के साथ, लेकिन उन्होंने ओनली 3 ऑप्शन यहाँ पे छोड़ रखा था। ठीक है, चलिए, बाकी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं बाकी लोगों के नाम, जैसे 1915 में जतिन मुखर्जी, जब बग्गा जतिन जो यहाँ पे रिसीव करने के लिए जाते हैं ना आर्म्स एमिनेशन, तो बहुत फेमस इंसिडेंट है, इसको इंडो जर्मन प्लॉट भी बोलते हैं, इंडो जर्मन प्लॉट। ठीक है, एग्जाम में भी पूछा गया है कि इंडो जर्मन प्लॉट का पर्पस क्या था। ठीक है, चलिए, Which of the following was not a political method of moderates? Moderates देखिए, moderates का जो टाइम फ्रेम था वो यहाँ पे 1885 से लेके 1905 तक का था, और उनका टाइम फ्रेम ऐसा था, they had a policy of prayer and the petition. Okay, so constitutional agitation was one of their process. Slow and orderly political progress, mobilization of the public opinion, मतलब पब्लिक ओपिनियन मोबिलाइज करेंगे, लोगों को रिक्वेस्ट, मतलब क्या बोलते हैं, फिर ब्रिटिशर्स को रिक्वेस्ट करेंगे, तो ये सारे मेथोडोलॉजी उनकी थी। ओवरथ्रो ऑफ द एलियन रूल, ये जो कंसेप्ट था ये तो एक्सट्रीमिस्ट का था ना,
ये तो एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स लेके आए थे, और यही हमें देखने को मिलता है कि मॉडरेट्स इसको पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो ये सारे मेथड, कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन, स्लो एंड ऑर्डरली पॉलिटिकल प्रोग्रेस, इसको बोलते हैं मेंडिकेंट पॉलिसी। मेंडिकेंट पॉलिसी मतलब भीख मांगने वाली पॉलिसी इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इस बात को आप दिमाग में रखेंगे। तो दिस इज द फर्स्ट इज आंसर, बिकॉज ये पॉलिसी जो थी मॉडरेट्स की थी, ना कि यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की थी। सॉरी, ये पॉलिसी ओवरथ्रो, सॉरी ये पॉलिसी यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट की थी, ना कि मॉडरेट की थी, ठीक है। ओवरथ्रो ऑफ द एलियन रूल, एलियन मतलब फॉरेन रूल कहने का मतलब है, ब्रिटिशर्स को यहाँ से उठा के फेंक दो। कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट लीडर्स हैं, उनके नाम दिमाग में रखिए। दादा भाई नौरोजी, देखो दादा भाई नौरोजी का एक बैलेंस अप्रोच था, एंड ही वाज रिस्पेक्टेड बाय बोथ एक्सट्रीमिस्ट एंड एज वेल एज द मॉडरेट। उनका अप्रोच काफी अलग रहता था। फिरोज शाह मेहता बोल सकते हो वेरी हार्डकोर मॉडरेट्स, एक तरह से पूरी तरह से चाटुकारिता वाली पॉलिटिक्स। एंड 1907 के बाद हमें देखने को मिलता है कि जो कांग्रेस थी, एक तरह से फिर वो फिरोज शाह मेहता की कांग्रेस हो जाती है, उनके हिसाब से काम करती है जब तक उनकी डेथ नहीं होती है, ठीक है। दिनशा वाचा, ही वॉज इकोनॉमिस्ट एज वेल। WC बनर्जी तो पहले प्रेसिडेंट रहते हैं, आपको पता है। SN बनर्जी, ये भी यहाँ पे बाद में इनका भी रूप चेंज हो जाता है, वैसे तो बाद में ये भी एक्सट्रीमिस्ट फेज को एक्सेप्ट कर ही लेते हैं, लेकिन फिरोज शाह मेहता बिल्कुल नहीं करते हैं। फिरोज शाह मेहता में बिल्कुल नहीं करते हैं। और बहुत टाइम पे मैंने ये भी पढ़ा था उनके बारे में कि खुद अपने आप में इतना प्रॉस्परस थे कि उनको ये सब करने की जरूरत भी क्या थी, उनको क्या पब्लिक ओपिनियन और क्या यहाँ पे मास मोबिलाइजेशन करने की जरूरत थी। दैट्स व्हाई ही वाज वेरी लेस इंटरेस्टेड इन ऑल दिस थिंग्स। ओके, उनके काफी अच्छे कॉन्टेक्ट्स हुआ करते थे ब्रिटिशर के साथ। चलिए, तो इसलिए जब ऐसे लोगों को कोई बोलता है ना कि हमारे फ्रीडम फाइटर्स, तो सोचने में लगता है सच में क्या फ्रीडम फाइटर है क्या, ये लोगों ने ग्राउंड पे उतर के कुछ काम भी किया है, किसी ऑफिस खेला है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। With reference to Swadeshi movement, consider the following statement. It contributed to the revival of the indigenous artisan craft and industry. बिल्कुल आत्मशक्ति कंसेप्ट है। आत्मशक्ति का कंसेप्ट यहाँ पे शुरू किया गया था, जैसे कि खुद अपने लेवल पे आर्टिफैक्ट बनाए जाएंगे, ठीक है, और फेयर ऑर्गेनाइज किया जाएगा, मेले वाले ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, ये सब चीजें की जाएगी। तो बिल्कुल रिवाइवल ऑफ द आर्टिसन क्राफ्ट एंड इंडस्ट्री, बिल्कुल यहाँ पे, ठीक है। यहाँ तक कि अगस्त 7 को एज अ डिक्लेयर किया गया था स्वदेशी डे, बिकॉज उसके बाद से हमें स्वदेशी मूवमेंट चालू किया गया था। और एक तरह से जो अप्रोच था स्टार्टिंग में स्वदेशी मूवमेंट का यही था कि हम किस तरह से अपने आप को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट बनाए, ठीक है। इसको बोलते हैं आत्मशक्ति कहते हैं इसको, ठीक है। ये टर्म बिल्कुल मत भूलिएगा, सेल्फ रिलायंस और आत्मशक्ति, विच वॉज एनकरेज थ्रू आउट द स्वदेशी मूवमेंट। लाइक जैसे कि आपको बताऊं, टेक्सटाइल मिल, सोप, मैच फैक्ट्रीज, टैनरीज, बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, ये शॉप्स, बहुत सारे अर्थनवेयर के पॉट्स, ये सब बहुत सारी चीजें सेटअप की गई थी, आपको बता देना चाहता हूं मैं। और ये आपको बताऊं इसका सोर्स क्या है, ये सब जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, जो भी अभी तक के क्वेश्चन है, सबका सोर्स यहाँ पे स्पेक्ट्रम वाली बुक में ऑलरेडी से पढ़ा भी रखा है मैंने। द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज एस्टैब्लिश्ड एज अ पार्ट ऑफ, बिल्कुल नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन वाज सेटअप यहाँ पे बंगाल में सेटअप किया गया था 1906 में एज अ पार्ट ऑफ द स्वदेशी मूवमेंट। क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने जब स्कूल को, कॉलेजेस को बैकआउट कर दिया, तो इंडियनाइजेशन तो होना चाहिए ना, इंडियन स्कूल तो होने चाहिए ना, तो इसीलिए भाई नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन यहाँ पे सेटअप किया गया था। और साथ में आपको बता दूं मैं, बंगाल नेशनल कॉलेज यहाँ पे सेटअप किया गया था, जो कि टैगोर जी के शांति निकेतन द्वारा इंस्पायर्ड था। और उसके पहले जो प्रिंसिपल थे वो थे अरविंदो घोष, ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। चलिए, बाकी यहाँ पे पढ़ सकते हैं। देखो 7 अगस्त को यहाँ पे रेजोल्यूशन पास किया गया था, बॉयकॉट रेजोल्यूशन यहाँ पे पास किया गया था, इसलिए हम 7 अगस्त को आज भी बताऊं एज अ नेशनल हैंडलूम डे मनाते हैं। 7 अगस्त इज सेलिब्रेटेड एज अ 7 अगस्त is celebrated as a National Handloom Day। ये बात आप भूलिएगा मत। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखो, राधाकांत देव, गाजलू लक्ष्मी नारशु चेट्टी। देखो इसका जो सोर्स है ना, आपको बताता हूँ, तमिलनाडु की जो हिस्ट्री की किताब है उसमें आपको मिलेगा, सुरेंद्रनाथ बनर्जिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन सा यहाँ पे पेयर सही है। ओके, तो देखोगे तो आप यहाँ पे 1 राधाकांत देव, ही वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, बिल्कुल पॉइंट सही है। और यहाँ पे थर्ड वाला वैसे ही वाज द फाउंडर ऑफ द इंडियन एसोसिएशन along with आनंद मोहन बोस। ये बात भी आप भूलेगा मत, बिकॉज अकेले नहीं थे वो, उनके साथ आनंद मोहन बोस भी थे। और इसका जो फाउंडेशन रखा गया था वो रखा गया था 1876 में, ठीक है, 1876 में। और क्यों इन्होंने, देखो इन्होंने वैसे अपोज किया था, जो लिटन की पॉलिसी थी उसको बहुत जोरों शोरों में इन्होंने अपोज किया था। क्योंकि लिटन की पॉलिसी आपको बता देना चाहता हूं, लिटन ने क्या किया था 1877 में उसने उम्र क्या की थी, 21 साल से 19 साल कर दी थी ना। तो उसके अगेंस्ट पूरा स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया था इन्होंने, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट इन्होंने अपोजिशन किया था, ठीक है। आपको बता दूं मैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी वाज द फर्स्ट सच फ्रीडम फाइटर जो कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अंदर क्या हुए थे, जेल में गए थे, ठीक है।
तो भूलिएगा मत इसको। अब यहाँ पे गजालू लक्ष्मण नारसू चट्टी जो है, इसके साथ यहाँ पे महाजन, मद्रास महाजन सभा के साथ यहाँ पे एसोसिएटेड नहीं है, ही इज एसोसिएटेड विद मद्रास नेटिव एसोसिएशन। इन दोनों के बारे में आपको थोड़ा सा मैं तमिलनाडु बुक के रेफरेंस के थ्रू बताना चाहूंगा मैं, ठीक है। बाकी राधाकांत, यस, ही वाज दिस he was associated with the British Indian Association which was established in 1851 and he was a first president as well, okay। चलिए अब इसको पढ़ सकते हैं आराम से। अब यहाँ पे दो तीन चीज बता दो, ये जो सोर्स है, यहाँ पे आपको सोर्स यहाँ पे तमिलनाडु की बुक से मैंने लिया है, मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा में कौन है भाई? इन मे 1884 the Madras Mahajan Sabha was organized in the inaugural meeting held on 16 May. The prominent participant were G. Subramaniam, Virag Ragachari, आनंद चार्लो एंड बालाजी राव, सलेम रामास्वामी। तो दो तीन लोगों के नाम आप यहाँ पे लिख सकते हैं, एग्जाम में डायरेक्टली पूछा था। मेजर नाम आपको बता दूं मैं, जो एग्जाम में पूछा गया है वो है आपका क्या बोलते हैं, किधर गया अपना, आनंद चार्लो के ऊपर पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है। विजय राघवाचार्य के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। विरार राघवाचार्य, थोड़ा प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है, ओके। एंड जीएस अय्यर, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर, जी सुब्रमण्यम अय्यर, ठीक है, जी सुब्रमण्यम अय्यर। इन्होंने ही, वैसे बता दो, इन्होंने नाइटहुड अपना गिव अप कर दिया था जब 1917 में एनी बेसेंट को कैद किया गया था, जेल भेजा गया था तब, ठीक है। चलिए, और यहाँ पे देखिए, with the launch of the Indian National Congress after the completion of the second provincial conference of Madras Mahajan Sabha, the leader, after attending the first session of INC in Bombay, amalgamated the MMS Madras Mahajan Sabha in INC। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए हो सकता है, बिकॉज आपको बताता हूँ, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस जो कि इन्होंने सेटअप की थी, आनंद मोहन बोस ने और अपने, इनका नाम सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने, इन दोनों ने भी क्या किया था, इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस को मर्ज कर दिया था विथ INC, ठीक है। तो ये बात आप भूलिएगा मत। उसी तरीके से मद्रास महाजन सभा को भी मर्ज कर दिया गया था, तो दैट्स व्हाई दिस पॉइंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज पर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए, इसको भी हाईलाइट करना चाहिए था मुझे, चलो मैं अभी हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे। द लीडर्स आफ्टर, सॉरी किधर गया भाई, INC अमलगेटेड INC, ठीक है। चलिए अगला देखो, मद्रास नेटिव एसोसिएशन किसने सेटअप किया था? गजालू लक्ष्मी नारसू, ठीक है, या चटिया जो बोलिए अभी से, वो इंस्पायर्ड द फाउंडेशन ऑफ द MNA मद्रास नेटिव एसोसिएशन, ठीक है। तो एग्जाम में, ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिकॉज जब ऑप्शन में चीजें आ जाती हैं तो डेफिनेटली फिर अगले साल एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है, डायरेक्टली उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, ओके। तो दो नाम थोड़ा ऑड है, लेकिन दो तीन बार अगर आप लिखेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है। चलिए, व्हाट वाज द मेजर रीजन फॉर द स्प्लिट इन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट सूरत इन 1907? देखिए, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स के बीच में दोनों के तरीके मिल नहीं रहे थे। मॉडरेट्स अभी भी उस पर्टिकुलर प्रिंसिपल पे बिलीव करते थे कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशनल एजुकेशन वाला मेथड है दैट इज करेक्ट, एंड फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्वदेशी मूवमेंट था उसको वो पैन इंडिया नहीं करना चाहते थे, एक बात आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और जो 1906 का जो सेशन से जो रिजल्ट आया था, 1906 का जो सेशन हुआ था कलकत्ता में हुआ था, तो उसके बाद जो आउटकम आए थे, 4 रिजोल्यूशन पास किया था, स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन, ठीक है। तो एक और क्या था, स्वदेशी, बायकॉट, नेशनल एजुकेशन एंड द स्वराज, ठीक है। ये 4 रिजोल्यूशन पास किए गए थे इन द 1906 कलकत्ता सेशन लेड बाय द दादा भाई नौरोजी। अगले सेशन में ऐसा फिरोज शाह मेहता की डिमांड थी कि चारों रिजोल्यूशन को ड्रॉप किया जाए, जबकि एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि इन चारों रिजोल्यूशन को पैन इंडिया लेवल पे वापस से प्रमलगेट किया जाए, आगे बढ़ाया जाए। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस था यहाँ पे। तो अब एक्सट्रीमिस्ट इनके तौर तरीके बिलीव नहीं करना चाहते थे जो मॉडरेट्स थे, और मॉडरेट्स जो थे, स्पेशली फिरोज शाह मेहता का नाम बार बार मैं ले रहा हूँ, आपको लर्न हो जाना चाहिए। फिरोज शाह मेहता वाज अ मेजर कल्प्रिट, एज सिंपल एज दैट, ओके। सो बी इज द करेक्ट आंसर। फाउंडेशन ऑफ मुस्लिम लीग तो 1906 में हो गया था, लेकिन इसका इनसे कोई लेन देन नहीं है, इसका इनसे कोई लेन देन नहीं, दोनों के स्प्लिट में मुस्लिम लीग का कोई लेन देन नहीं है। अरविंदो घोष इन एबिलिटी टू बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट, इनका कोई लेन देन नहीं, बिकॉज 1907 का जो सेशन था, ये लोग चाहते थे कि वो बॉम्बे प्रोविंस में ना हो, बेसिकली बॉम्बे प्रोविंस में ना हो, एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे जिससे कि वो लोग तिलक को प्रेसिडेंट बना सके। INC का ऐसा रूल था कि जो भी लीडर होगा, अगर उसके प्रोविंस में अगर मीटिंग हो रही है तो वो वहां पे चेयरमैन नहीं बन सकता है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बॉम्बे प्रोविंस के अंदर सेशन करा दिया, सूरत के अंदर, और हमें देखने को मिलता है कि फिर रासबिहारी घोष उसके क्या बनते हैं, उसके चेयरमैन बनते हैं। और फिर हमें
दोनों में डिफरेंस यहाँ पे ऑफकोर्स पता ही है. Extremists lack faith in the capacity of the moderates to negotiate with the British government. Of course, this is one of the major reason here. Okay, fundamental difference यही था सूरत सेशन में. Okay, and then that led to the difference between the both the extremists and the this moderates. चलिए, ठीक है, आप इसको पूरा आराम से पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. स्वदेशी एंड द बैकवर्ड वाज अडॉप्टेड एज अ मेथड ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम. अभी तक तो आपको देखो ये क्यों क्वेश्चन मैंने डाले हैं, बार बार ये सब चीजें रिपीट होती है. किसके टाइम पे? होम रूल लीग तो 1918 की बात है, 1916 की बात है, सॉरी. नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गांधी जी का टाइम है. यहाँ पे विजिट ऑफ द साइमन कमीशन टू इंडिया, ये तो 1928 की बात है. पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे ही हमने स्वदेशी एंड बैकवर्ड को अडॉप्ट किया था 1906 के अंदर. कभी कभी एग्जाम में भी आ सकता है 1906 के अंदर. हमने एक तरह से पूरे नेशनल लेवल पे अडॉप्ट कर लिया था. और अगर बंगाल में बात करें तो 1905 में शुरू कर दिया गया था. ठीक है, कलकत्ता टाउन हॉल में जो मीटिंग रखी गई थी 7 अगस्त को, उसी टाइम पे इसको एक्सेप्ट कर लिया था स्वदेशी एंड द बायकॉट को. ठीक है, और बंगाल पार्टीशन में आपको देखने को मिलता है कि दो पार्ट थे, ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम. उसके अंदर चिटागोंग, ढाका, राजशाही एंड तिपेरा हिल या त्रिपुरा बोल सकते हो, मालदा, ये सारा पार्ट था उसके अंदर. और वेस्ट बंगाल के अंदर खुद अपने आप में वेस्ट बंगाल था, बिहार था और उड़ीसा था. ठीक है, और 16 अक्टूबर ये भी पूछा गया है, 16 अक्टूबर कौन सी तारीख को डिवीजन हुआ था? तो 16 अक्टूबर को ऑफिशियल कर दिया गया था, 16 अक्टूबर 1905 को. ठीक है, तो वैसे तो जुलाई में ही हो गया था. द बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश प्रोडक्ट वाज फॉलोड बाय द एडवोकेसी ऑफ स्वदेशी, दैट इज इंडियन मेड. आपको ऑलरेडी इसके ऊपर क्वेश्चन कर लिया हमने. एंड और एक्सॉर्टिंग परचेजेस टू बाय इंडिजिनियसली प्रोड्यूस गुड एज अ पेट्रियोटिक ड्यूटी. ठीक है, तो स्वदेशी और बायकॉट सिर्फ इसी में नहीं हुआ था. स्वदेशी बायकॉट अब आर्ट, कल्चर, म्यूजिक हर जगह हमें देखने को मिलता है. ठीक है, नेशनल एजुकेशन. ओके, यहाँ तक कि अवनिंद्रनाथ टैगोर जो इतने बड़े पेंटर थे, उन्होंने जो विक्टोरिया मेथोडोलॉजी थी पेंटिंग की, विक्टोरिया नेचुरलिज्म वाली जो मेथोडोलॉजी थी पेंटिंग की, बोला कि क्यों इसी में बनानी है पेंटिंग. अगर पेंटिंग बनानी है तो आप अजंता, मुगल, राजपूत टाइप की पेंटिंग बनाइए. और उस तरह की पेंटिंग उन्होंने प्रमोट किया. और यहाँ तक कि इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का भी गठन हुआ. इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, तो एक तरह समझ सकते हैं कि हर जगह पे बदलाव लाए जा रहे थे. ठीक है, सिर्फ यही नहीं था कि अपना स्वदेशी प्रोडक्ट ला रहे हो तो उतना ही नहीं था, बहुत हर तरीके से बदलाव लाया जा रहा था यहाँ पे. ठीक है, तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट का गठन होता है 1907 में. और उसके जो पहले स्कॉलरशिप जिसको मिलती है उनका नाम था नंदलाल बोस. नंदलाल बोस को पहले उसकी स्कॉलरशिप मिलती है थ्रू द इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट सेटअप बाय द अवनिंद्रनाथ टैगोर. ठीक है, आप अगर क्लास 10th के एनसीईआरटी में भारत माता की पेंटिंग देखेंगे तो अवनिंद्रनाथ टैगोर द्वारा ही बनाई गई है वो. चलिए, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. और हाँ, साथ ही साथ बता देना चाहता हूँ क्लासेस स्टार्ट हो गई है. अगर आप रियली इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन द गिवन नंबर. ओके, बाकी सारे डिटेल्स आपको फोन पे बता दूंगा मैं. फीस बहुत ही नॉमिनल है, यही एज इट इज फीस है. ऐसा तो नहीं होगा कि तुम फोन पे कुछ फीस बढ़ा के, नहीं, यही फीस रहेगी. ओके, एज इट इज रहेगी. क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है, यही तरीका मेरा पढ़ाने का. पढ़ाने के बाद PIQ कराना एंड एवरीथिंग. सो आप क्लास ज्वाइन करेंगे तो आपको समझ जाएगा, बाकी आपकी मर्जी भाई. चलिए, which of the following was were the economic critic and critics of the colonialism in the India? दादा भाई नौरोजी तो आप मान के चलिए, दादा भाई नौरोजी तो थे ही थे आपका. ठीक है, आगे देखते हैं बाकी लोग. जी सुब्रमण्यम अय्यर, यही वो जी सुब्रमण्यम अय्यर है. अब याद करिए, नाम से थोड़ा कनेक्ट करिए. अभी हमने किसके बारे में बात की? मद्रास महाजन सभा. तो क्या मद्रास महाजन सभा में इनका नाम हमने नहीं पढ़ा? याद करिए, यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिए नामों को. कभी कभी आप ऐसा भी कर ले सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको इंटरेस्ट है तो नाम के साथ उस पर्टिकुलर पर्सन के पूरे नोट्स बना लो, उस पर्सन के बारे में चीजें लिख लो. ये भी एक तरीका होता है नोट्स मेकिंग का, और थोड़ा सा ना अपने आप को चेक करने का मुझे कितना दिमाग में है. ये देखो यहाँ पे, ये जो तमिलनाडु की जो बुक है, वैसे मैंने तमिलनाडु की चीजें ही पढ़ाना चालू कर दिया मैंने. देखो, जी सुब्रमण्यम अय्यर हु वाज वन ऑफ द पर्सन इन द मद्रास महाजन सभा, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर एक्चुअली. ठीक है, विरार राघवाचार्य, आनंद चार्लो, ये 3 नाम तो बिल्कुल मत भूलना यार. जी सुब्रमण्यम अय्यर, अगेन बताया था इनके बारे में, इन्होंने अपना नाइटहुड गिव अप कर दिया था. ठीक है, व्हेन एनी बेसेंट वाज, अरे यहां तक कि होम रूल के साथ भी कनेक्टेड थे यार. होम रूल के साथ भी कनेक्टेड थे मद्रास, जब क्योंकि होम रूल उनका जो हेडक्वार्टर था वो मद्रास में ही था, एनी बेसेंट का. तो मद्रास ये एक्टिव थे वैसे. ठीक है, विजय राघवाचार्य तो आपको बता ही दिया मैंने, आनंद चार्लो, 3 लोगों का नाम बिल्कुल मत भूलिएगा इन द मद्रास महाजन सभा. और बाद में इट लेटर मर्ज विद INC. ओके, चलिए. और यहाँ पे गजाला जो है यहाँ पे गजुला लक्ष्मीन रसोज, या ध्यान दे, माफ करना अगर गलती हो जाती है तो मुझसे. ठीक है, मैं इतना भी अच्छा रीडर नहीं हूँ. ओके,
और बड़े बड़े नाम नहीं हो पाते इतना। चलिए, अब यहाँ पे मैं क्या बता रहा था आपको, यस, जी सुब्रमण्यम अय्यर। अगला यहाँ पे आरसी दत्त। तो देखो, आरसी दत्त की तो किताब है द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको भूलिएगा मत, आप लिख सकते हैं इसको। जी सुब्रमण्यम अय्यर, यस, ही वाज आल्सो वन ऑफ द पर्सन, okay, he has written the economic aspect of British rule, and he was a very much critical to the economic policy of British, ठीक है। इन्होंने क्या लिखा है, जी सुब्रमण्यम अय्यर का क्या है, इकोनॉमिक एक्सपेक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल, एंड द थर्ड इज द इनके बारे में तो कौन नहीं जानता, दादा भाई नौरोजी जिन्होंने जो किताब लिखी है, पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल, पावर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, और बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। पावर्टी एंड अनब्रिटिश रूल, जिसके अंदर इन्होंने ट्रेन ऑफ वेल्थ का कंसेप्ट बताया है कि कैसे इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, कैसे जा रहा है। जैसे एम्प्लॉयज जो हैं हायर पोस्ट पे, वो कौन है, ब्रिटिशर्स हैं, वो जाते कहाँ हैं, वो तो यहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं यार, उनका होम टाउन नहीं है यहाँ पे, वो यहाँ पे सिर्फ जॉब करने आ रहे हैं। जैसे आप फॉरेन में जॉब करने जाते हो तो पैसा कहाँ भेजते हो, अपनी कंट्री में भेजते हो ना, तो वैसे वो लोग यहाँ पे जॉब करने आ रहे हैं, जॉब ऑफिसर्स हैं। बिकॉज एग्जाम सिविल सर्विसेज का एग्जाम, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का हायर पोजीशन का एग्जाम कहाँ होता है, लंदन में होता है, वहां से एग्जाम देके इंडिया में आते हैं। बोले चलो इंडिया उनकी ऑफशोर ड्यूटी है, ऑफशोर ड्यूटी, ठीक है, इंडिया में ड्यूटी करते हैं, लोगों को प्रताड़ित करते हैं, लोगों को चूना लगाते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं, तो पैसा तो उधर जा रहा ना। इसलिए मॉडरेट्स की डिमांड थी, इसलिए मॉडरेट्स की एक डिमांड थी इंडियनाइजेशन ऑफ द व्हाट, इंडियनाइजेशन ऑफ द हायर पोस्ट या सिविल सर्विसेज, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आर्मी, ठीक है, वो चाहते थे। तो ये तीनों यहां पे हैं, ऑल द थ्री आर द, यहां तक कि रनाडे जी, जस्टिस रनाडे, उन्होंने भी यहां पे इकोनॉमिक थीसिस दी थी, ही वाज आल्सो वेरी मच क्रिटिकल। तो इनके साथ एक और नाम लिख लीजिए, रनाडे जी, महादेव, गोविंद महादेव रनाडे, ठीक है। एंड गोविंद महादेव रनाडे वाज कंसिडर्ड एज ए पॉलिटिकल गुरु ऑफ गोपाल कृष्ण गोखले, एंड गोपाल कृष्ण गोखले वाज कंसिडर्ड एज ए पॉलिटिकल गुरु ऑफ गांधी जी, ठीक है। चलिए, तो ऑल थ्री आर द स्टेटमेंट करेक्ट। Which of the following moment has contributed to the split? बताओ भाई, स्प्लिट हुआ था, कब हुआ था, 1907 में हुआ था, सूरत स्प्लिट था, कब हुआ था, स्वदेशी मूवमेंट, बिल्कुल। क्विट इंडिया मूवमेंट तो 1942 में है, इसका कोई लेन देन नहीं। नॉन कॉपरेशन तो 1920 में है, सिविल डिसोबीडियंस 1930 में है, तो स्वदेशी मूवमेंट वाज अ मेजर रीजन। ये तो बहुत सिंपल हो गया ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी वाज सरोजिनी नायडू। देखो, फर्स्ट इंडियन वुमेन बोलते तो मान लेता मैं, तो फर्स्ट इंडियन वुमेन अगर मान बोलते तो मैं मान भी लेता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट वुमेन बोला है। तो फर्स्ट वुमेन यहाँ पे एनी बेसेंट थी, जो उन्होंने कलकत्ता सेशन को हेड किया था इन 1917। शी वॉज नॉट द सरोजिनी नायडू, सरोजिनी नायडू फर्स्ट इंडियन वुमेन है जिन्होंने कानपुर के सेशन को हेड किया था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट अपने आप में गलत हो जाता है। द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ द आईएनसी वाज बदरुद्दीन तैयब जी, यस, इट इज करेक्ट आंसर। बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में हेड इसके होते हैं, क्या बोलते हैं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनते हैं इन मद्रास सेशन, ठीक है, मद्रास सेशन में बनते हैं। आपको बता दूं, ठीक है, इतना जरूरी है, इसमें एक्स्ट्रा कुछ बताने लायक नहीं है। ओके, चलिए, सॉरी, क्या बोला था मैंने, सॉरी, माय मिस्टेक, ओनली 2 इज करेक्ट, ठीक है। चलिए, बाकी आप पढ़ सकते हैं। आप बदरुद्दीन तैयब बिकम द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट, ठीक है। दादा भाई नौरोजी आपको पता ही है, 1886 अगेन कोलकाता सेशन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी बॉम्बे सेशन, जो कि पहला इनॉग्रल सेशन था, ठीक है। पार्टीशन ऑफ बंगाल मेड बाय लॉर्ड कर्जन इन 1905 लास्टेड अंटिल, ये देखो 1911 तक लास्ट हुआ था, 1911 तक लास्ट हुआ था टिल दिल्ली दरबार। दिल्ली दरबार किसने रखवाया था, हार्डिंगे ने रखवाया था। दिल्ली दरबार के अंदर 2 मेजर डिसीजन लिए गए थे। पार्टीशन ऑफ बंगाल को एन्यूल किया गया था और साथ साथ कैपिटल शिफ्ट की गई थी फ्रॉम द कलकत्ता टू दिल्ली। और उसी के चक्कर में बता दूं आपको, उसी के चक्कर में यहाँ पे रास बिहारी बोस और सचिन सान्याल प्लान आउट करते हैं कि इस बंदे को तो टपका देना है अभी, क्योंकि शिफ्ट हो गया ना कैपिटल, तो दोनों का प्लान आउट तो होता है, लेकिन एग्जीक्यूशन करने के लिए 3 लोग होते हैं और तीनों पकड़े जाते हैं, ठीक है। तीनों यहाँ पे अवध बिहारी है, बसंत कुमार विश्वास है, ठीक है, और आमिर चंद है। तो ये बात भी भूलिएगा मत कि हार्डिंगे के ऊपर जब उसको दिल्ली कॉन्स्पिरेसी कहते हैं, वैसे उसके ऊपर जब बम फिकवाया था तो उसके अंदर जो लोग इन्वॉल्व थे, ऑल्दो वो दोनों तो जो प्लानर थे सचिन सान्याल थे और अपने ये थे, इनका नाम रास बिहारी बोस थे, लेकिन जिन्होंने एग्जीक्यूट किया था अवध बिहारी, आमिर चंद और बसंत कुमार विश्वास, तीनों के तीनों फंस गए थे बेचारे, ठीक है। और रास बिहारी बोस निकल के कहां चले गए थे, ही वेंट टू जापान की लड़की से उन्होंने शादी भी कर ली, बाय द वे बता दूं आपको मैं। तो यहां पे देखिए दिल्ली दरबार के अंदर इसको एन्यूल किया गया था 1911, ये तो आपको पता होना चाहिए। पार्टीशन ऑफ इंडिया तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, गांधी जी का कोई मतलब नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलिए,
और दिल्ली दरबार कितनी बार हुआ? दिल्ली दरबार 3 बार हुआ है, ठीक है, ये बात भी पता होना चाहिए। लोगों को 2 बार याद रहता है, लोगों को लिटन वाला याद रहता है और ये वाला याद रहता है, किसी को करजन वाला याद ही नहीं रहता। करजन के टाइम पे दिल्ली दरबार हुआ 1903 के अंदर, ठीक है। गदर एक रिवॉल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था, सिंपल सी बात है, ठीक है। आपको तो मैंने इनके लीडर्स के नाम भी बता दिए हैं। नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम द सिंगापुर, नहीं, सिंगापुर से नहीं था। हेडक्वार्टर देखो बर्लिन वाला, बर्लिन कमेटी है वो, तो बर्लिन कमेटी जो एक्टिव थी वो तो भाई अपना वीरेंद्र चट्टोपाध्याय जी हैं। कम्युनिस्ट मूवमेंट ऑफ इंडियन, ये तो ताशकंद से एम एन रॉय जी हैं, तो उनका अलग रोल है यहाँ पे। तो सैन फ्रांसिस्को में इनका हेडक्वार्टर था। करतार सिंह सराबा, लाला हरदयाल, ठीक है, सोहन सिंह बखाना, भाई परमानंद, ये सारे लीडर्स तो आपके नाम पे से जहन में बैठ जाने चाहिए, ठीक है। गदर पार्टी इनके द्वारा लीड की जा रही थी। चलिए हेडक्वार्टर भी अलग से एक बार सीडीएस एनडीए में तो हेडक्वार्टर भी पूछा है यार। चलिए आगे बढ़ते हैं। गदर पार्टी देखिए, नाम देख लीजिए, लाला हरदयाल, सोहन सिंह बखाना, मोहम्मद बरकतुल्ला, वर्ल्ड वॉर 1 के, स्पेशली इनका जो मेजर जो इवेंट हुआ था ना, वो कामागाता मारू से इंसिडेंट से ही बहुत ज्यादा परेशान हो गया। और इनका जो अपने चलाते थे गदर पार्टी, इनका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि गदर एक तरह से जनरल चलाते थे अपना, वो उस नाम पे इनका पड़ा था गदर इसका, ठीक है। एल्बर्ट बिल, इसके ऊपर अलग से मेरा वीडियो है, वैसे बता दूं आपको, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी, जब मैंने लिटन की जो पॉलिसीज पढ़ाई है मैंने आपको, लिटन की पॉलिसीज हैं और एल्बर्ट बिल के ऊपर सेपरेटली पढ़ाया मैंने। तो देखो एल्बर्ट बिल में क्या था, पर्पस ऐसा था कि इंडियन जजेस को राइट्स दिए जा रहे थे दैट दे कैन इवन ट्राई द यूरोपियंस, ओनली नॉट ब्रिटिशर्स, ऑल द यूरोपियंस, ठीक है। लेकिन यूरोपियंस को ये चीज पसंद नहीं आई। उनका ऐसा मानना था कि इंडियंस आर नॉट सिविलाइज्ड, इंडियंस आर ब्लैक और ब्राउन, जो बोलिए आप, एंड वी आर द व्हाइट वन, वी आर द सुपीरियर वन, हाउ कैन द इंडियंस लाइक टेक आवर ट्रायल्स, ओके, हम कुछ भी करें तो हम ब्रिटिशर्स ले उसको, ब्रिटिशर्स हमारे ट्रायल ले, या जो भी यूरोपियंस है वो हमारे ट्रायल ले, वाई इंडियंस। तो बाद में इसके अंदर बदलाव किया गया, बाय द वे इसके अंदर बाद में बदलाव किया गया। क्या किया गया, 50% यूरोपियंस ऐड कर दिए गए फिर, तो फिर पर्पज ही लॉस्ट हो गया। और इससे भी बहुत ज्यादा नाखुश हुए थे हमारे मॉडरेट लीडर्स, मॉडरेट मतलब जो भी उस टाइम के एलाइट क्लब था। और बाद में फिर हमें देखने को मिलता है आईएनसी के गठन में वन ऑफ द मेजर रीजन भी है एल्बर्ट बिल का, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन इंपोज्ड ऑन द इंडियन मजिस्ट्रेट विद रिगार्ड टू द ट्रायल ऑफ द यूरोपियंस, करेक्ट, ये था यहाँ पे, ठीक है। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग जो भी इवेंट्स है यहाँ पे, फॉलोइंग स्टेटमेंट, द मोस्ट इफेक्टिव कंट्रीब्यूशन मेड बाय द दादाभाई नौरोजी टू द कॉज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट। यार खुद देखो इंडियन नेशनल मूवमेंट में क्या उन्होंने इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेशन को दर्शाया है, बिल्कुल दर्शाया है। इंटरप्रेटेड द एंशिएंट, देखो ये उनका काम नहीं था यार, ये ज्यादा करके एनी बेसेंट ने, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उन्होंने एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट को इंटरप्रेट नहीं किया है, ऐसा कोई हमें एविडेंस नहीं मिलता है, ठीक। एविडेंस क्या मतलब, ऐसा कुछ किताब उताब होती तो यार इतना बदनामी आदमी है, पता ही चल जाता। स्ट्रेस द नीड फॉर इरेडिकेशन ऑफ ऑल द सोशल लेवल बिफोर एनीथिंग एल्स। ये देखो एक तरह से सोशल रिफॉर्मर नहीं थे यार, सुनो, ये सोशल रिफॉर्मर नहीं थे। इन्होंने ज्यादा करके इकोनॉमिक पॉलिसी को वो किया है, एक तरह से पॉलिटिशियन थे, काफी कुछ एक्टिव थे, काफी क्या मोस्टली एक्टिव थे ब्रिटेन के अंदर है, ओके, इंडिया मतलब मिलनी ब्रिटेन के अंदर एक्टिव रहे हैं वो, तो इसलिए इनका थर्ड वाला रोल भी नहीं रहेगा। ही वॉज नॉट अ सोशल रिफॉर्मर, प्लीज रिमेंबर दैट, हिस्टोरियन और सोशल रिफॉर्मर नहीं है वो, ही वॉज अ पॉलिटिशियन, ही वॉज अ इकोनॉमिस्ट। इनका मोटो अलग है, ऑल्दो इन्होंने राष्ट्र गुफ्तार न्यूज़पेपर चलाया था, पारसी के अंदर ऑफकोर्स बदलाव लाने के लिए काम किए थे। देखो एक लीडर हर जगह पे रहता है, लेकिन इनका मेजर रोल इकोनॉमिस्ट एज इकोनॉमिस्ट था, ठीक है। तो 1 इज द राइट आंसर, 1 इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट राइट। थोड़ा सा सोच समझ के, अगर देखो कभी कभी क्या होता है ना, लीडर के बारे में अगर थोड़ा सा भी हमें पता है ना, तो हम काम चला लेते हैं, ठीक है, काम चला लेते हैं। वही यहाँ पे तिलक जी का अप्रोच थोड़ा अलग था। मैं थोड़ा सा तिलक जी के ऊपर, गोखले जी के ऊपर ये सब चीजें आपको बताऊंगा, जिससे क्या होगा ना कि आपको आंसर थोड़ा ऑप्ट करने में आसानी मिल जाएगी, ठीक है। चलिए, विद रेफरेंस टू द पीरियड ऑफ कॉलोनियल रूल इन इंडिया, होम चार्जेस दिस फॉर्म्ड एन इंपॉर्टेंट, होम चार्जेस मालूम है क्या है, बंदा है ब्रिटेन में, पैसा जा रहा है इंडिया से, एज अ पार्ट ऑफ ड्रेन ऑफ वेल्थ, ये सब चीजें बताने की ड्यूटी है दादाभाई नौरोजी की। Which of the following funds constituted home charges? Funds used to support the Indian office in London, बिल्कुल इंडियन ऑफिस, जो इंडिया ऑफिस किसका, सेक्रेटरी का ऑफिस, जो इंडिया का ऑफिस है वो कहाँ है, लंदन में है। सेक्रेटरी थोड़ी इंडिया में बैठता है, वो लंदन में बैठता है भाई, बिल्कुल। फंड्स यूज्ड टू पे द सैलरी पेंशन ऑफ ब्रिटिश पर्सन एंगेज्ड इन इंडिया, भाई बिल्कुल वही तो बात है, इंडिया होम चार्जेस वही तो है। फंड यूज्ड फॉर वेजिंग वॉर आउटसाइड द इंडिया बाय द ब्रिटिश, तो यहाँ पे थर्ड वाला तो नहीं है बिकॉज वो तो इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा। फर्स्ट एंड सेकंड इज द राइट आंसर,
देखो यहाँ पे रेफर टू द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंग्लैंड बाय द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑन बिहाफ ऑफ इंडिया। इंडिया के बिहाफ में कर रहा तो इंडिया में करना भाई, तो बाहर क्यों कर रहा है? Dividend on East India stock, interest on the public debt raised abroad, the salary of the officers, established of and building connected with the Home Department of Indian government, furlough and the pensions जो इंडियन ब्रिटिश ऑफिसर्स को मिल रही है, ठीक है। तो इसीलिए ये दो ऊपर के पॉइंट यहाँ पे सही होंगे, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है। What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Keane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? पर्पस बहुत कुछ क्लियर था। पॉलिटिकल रिफॉर्म जो कि इंडिया में वो चाहते हैं, उसके बारे में अवेयर कराना, जो हाउस ऑफ कॉमन में बताएंगे। हाउस ऑफ कॉमन मतलब उनका लोकसभा एक तरह से, ठीक है। टू एजिटेट फॉर इंडियन पॉलिटिकल रिफॉर्म इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। आपको बता दूं मैं, विलियम वेडरबर्न हमारे आईएनसी के 2 बार की वो भी करते हैं, एज अ चेयरमैनशिप भी मिलती है उनको, एक 1910 की और एक आई थिंक 1889 की, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है। एक बार 1889 पर चेक कर लेना, 1889 ही है क्या, ठीक है। 1889 ही होना चाहिए, बिकॉज 1888 में तो जॉर्ज यूल थे जो कि पहले फॉरेनर हैं जो एज अ इंग्लिश प्रेसिडेंट बनते हैं आईएनसी के, और उसके बाद विलियम वेडरबर्न 2 बार बनते हैं, 1889 में है एक बार और एक बार 1910 में है, ठीक है। 1910 का सेशन भी मतलब एक तरह से छापूसी वाला था, ठीक है। तो इलाहाबाद में 1910 का तो इलाहाबाद में, ठीक है। तो यहाँ पे ये पर्पस था इन लोगों का, ठीक है। तो चलिए, तो ये बेसिकली एक तरह से इंडिया के डिमांड की बात हो रही है यहाँ पे, पार्लियामेंट्री कमेटी, ओके। और एक और यहाँ पे कमेटी है, दैट इज ब्रिटिश कमेटी ऑफ इन आईएनसी वाज फाउंडेड इन 1889। ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी वाज फाउंडेड इन 1889 और उसके 2 लोग हैं यहाँ पे, विलियम वेडरबर्न और विलियम डिग्बी, 2 इसके लोग हैं। और किसके सपोर्ट से बन रहा है वो सपोर्ट यहाँ पे मिल रहा है उनको, दादा भाई नौरोजी उनके साथ में लगे हुए हैं, W.S. केन भी लगे हुए हैं। तो W.S. केन, विलियम वेडरबर्न, विलियम डिग्बी, ये काफी इंपॉर्टेंट लोग हैं जो इंडियंस को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ब्रिटिश कमेटी ऑफ आईएनसी which was set up in the 1889 by William Wedderburn and chairman was William Digby and W.S. Keane was in the support, Dadabhai Naoroji was there, okay। तो ये बात आप भूलिएगा मत, he is the right answer here, ठीक है। चलिए, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए मैं रेगुलर आता रहूंगा मैं, क्योंकि देखो ये टॉपिक्स आपको पढ़ा चुका हूं मैं। अब यहाँ पे उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन थे, जैसे कि फर्स्ट फेज ऑफ द रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट, उसके बाद मॉडरेट फेज से क्वेश्चन थे, स्वदेशी मूवमेंट से क्वेश्चन थे, उस एरा के जो क्वेश्चन थे, उस टाइम के जो क्वेश्चन थे, स्पेशली 1885 से लेके आपके 1915 के बीच वाले सारे आपको क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे। और ये सीरीज आपकी चलेगी, जल्दी जल्दी ये भी खत्म कर दूंगा मैं। और आपको ऑलरेडी कंटेंट तो पढ़ा चुका हूं मैं विद हेल्प ऑफ द, अभी आए अपने तमिलनाडु की बुक का भी रेफरेंस आपको दे रहा हूं मैं, साथ ही साथ आपको एनसीईआरटी का भी रेफरेंस देता हूं मैं, प्लस आपको मैं स्पेक्ट्रम का भी रेफरेंस देता हूं। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कोई किताब में छोड़ना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि तीनों को क्लब करके हम देखें तो हमें समझ में आएगा कि ऑलमोस्ट सब में सेम ही लिखा है, हमें 10 किताब फॉलो करने की जरूरत नहीं। मैं आपको ऑलरेडी रेफरेंस दे रहा हूं, तो प्लीज फॉलो दैट। स्पेक्ट्रम यहाँ पे मुझे अभी भी लग रहा है कि स्पेक्ट्रम इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द मॉडर्न इंडिया। आप कोई प्लीज दिमाग में रखिए, स्पेक्ट्रम इज द बेस्ट, ठीक है, rather than going for the even NCERT बोल सकता हूँ मैं। यहाँ पे बहुत सारी चीजें, ऑल दिस NCERT के बहुत कट टू कट पॉइंट्स आ जाते हैं, तो थोड़ा सा कभी कभी स्पेक्ट्रम में उतना दिया नहीं होता, लेकिन राइट नाउ स्पेक्ट्रम इज कवरिंग एवरी एक्सपेक्ट। सो ओके, सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।